हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी वन शॉर्ट लेक्चर, यानी कि आज की 20 to 25 मिनट्स के अंदर हम कंप्लीट इकोलॉजी को रिवाइज कर लेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तीनों ही चैप्टर एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे। एक ही सेशन में 25 मिनट के अंदर, 20 से 25 मिनट के अंदर ये टॉपिक को खत्म करेंगे। और यहाँ से आने वाले 10 से जो 15 क्वेश्चन आपके नीट में होते हैं, यानी आपके 50 नंबर जो हैं वो इस वीडियो से आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। तो एग्जाम से जाने से पहले दिन जब आप सारा सिलेबस रिवाइज कर रहे होगे तो बस इससे एक वीडियो को देखना और इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना। देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। सबसे पहली बात इसमें क्या याद रखनी है, इकोलॉजी क्या चीज है? इकोलॉजी का मतलब है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन पढ़ते हैं, या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, उसी को इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी के कुछ लेवल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। क्या है ये चीज? ऑर्गेनिज्म क्या है? ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है। जब कई सारे ऑर्गेनिज्म आपस में आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, इसे बोलते हैं पॉपुलेशन। ऐसे ही मान लीजिए ये भी ऑर्गेनिज्म है, इनकी भी ये पॉपुलेशन है। ये दोनों जो पॉपुलेशन मिली इसको बोलेंगे कम्युनिटी। और जब ये कम्युनिटी नॉन लिविंग चीजों के साथ इंटरैक्ट करेगी, क्या करेगी? इंटरैक्ट करेगी, इसको बोल देंगे बायोम। क्या बोल देंगे? बायोम। दोबारा सुन लो, ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मिलकर बनते हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी जब एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करती है उसे बोलते हैं बायोम। डन है हमारी। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पे चलते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बेसिस पे एज ऑफ पिरामिड हम पढ़ते हैं। एज पिरामिड 3 टाइप के होते हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। कैसे याद रखोगे? 3 टाइप के एज पिरामिड है, ट्रायंगुलर, बेल, अर्न शेप। ट्रायंगुलर मतलब ये वाला जो एक्सपेंडिंग होता है, स्टेबल मतलब जो बेल शेप है, और अर्न शेप मतलब डिक्लाइनिंग हो गया। ठीक है, अब याद क्या रखना है इसको? रिप्रोडक्टिव के हिसाब से याद रखो। जब प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा हो, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव, वो है एक्सपेंडिंग। जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है, पोस्ट कम है, तो वो है बेल शेप यानी स्टेबल या स्टेशनरी। और अर्न शेप क्या है? डिक्लाइनिंग। जब रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, बाकी दोनों कम है, ठीक है, तो वो क्या है? डिक्लाइनिंग, यानी कि पॉपुलेशन आगे आगे कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप कुछ और क्या याद रख सकते हो? आपको याद रखना है कि 10 से भी कम नंबर ऑफ साइबेरियन क्रेन्स देखी गई थी भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर। ठीक है, और मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड पाए जाते हैं। उसके अलावा आपको कैरेट ग्रास का नाम याद रखना है, पार्थेनियम हिप्टेरोफोरस, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। यस, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए 4 आपके पास स्टेटमेंट आती है। नेटेलिटी का मतलब होता है कितने बर्थ हुए, मोर्टेलिटी मतलब कितनी डेथ हुई, इमिग्रेशन मतलब कितने नए इंडिविजुअल आए हैं, और एमिग्रेशन मतलब कितने एग्जिट हुए हैं, गए हैं। ठीक है, तो देखिए बर्थ होंगे तो पॉपुलेशन ऐड होगी, ठीक है, और इमिग्रेशन होगी तो भी पॉपुलेशन ऐड होगी, तो इमिग्रेशन भी प्लस है, बर्थ भी प्लस है। जबकि डेथ होगी तो माइनस, और इमिग्रेशन लोग जाएंगे तो भी माइनस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ग्रोथ मॉडल के ऊपर। ग्रोथ मॉडल 2 है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए जब हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ग्रोथ होती जाएगी, यानी पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी भी, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी भी नहीं होते। लेकिन आपको याद रखना है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज जब होते हैं तो जे शेप्ड कर्व बनती है, और इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसका फॉर्मूला है dn/dt = rn। लेकिन जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो पहले तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद आगे वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है? ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ। इससे एस शेप्ड कर्व बनती है, सिग्मोइड कर्व बनती है, एस शेप्ड, और इसके अंदर रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। ये जो है इसका फॉर्मूला क्या है? dn/dt = rn k-n/k। इसमें k क्या है? k है कैरिंग कैपेसिटी, और r क्या है? याद रखना है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों हमने कर्व कर ली, ये हमारा कंप्लीट हो गया। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के अंदर क्या याद रखना है आपको? इसके अंदर 4 बातें याद रखनी है। देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, और कुछ बार बार करते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। बात क्लियर? 2 बातें क्लियर। बाकी तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सारे ऑफस्प्रिंग छोटे छोटे होते हैं, ईस्टर्स, पेलाजिक फिशेस। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके ऑफस्प्रिंग तो बड़े होते हैं, लेकिन नंबर बहुत कम होते हैं, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस की बात कर लो, 2-4 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन बड़े बड़े, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। और चींटियों की बात करो, छोटी छोटी चींटियां, मल्टीपल पॉपुलेशन है ना। चलिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 6 टाइप का। म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा, कॉम्पिटिशन, दोनों का नुकसान, प्रीडेशन, एक का फायदा एक का नुकसान, पैरासिटिज्म, एक का फायदा एक का नुकसान, कमेंसलिज्म, एक का फायदा दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अमेंसलिज्म, एक का नुकसान दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल क्या है म्यूचुअलिज्म का? लाइकन, एल्गी
फंगस एक दूसरे का फायदा करवाते हैं। कॉम्पिटिशन में फ्लेमिंगो फिश आ गया, प्रिडेशन में टाइगर डियर आ गया, पैराफिटिज्म में प्लाज्मोडियम ह्यूमन आ गया, कमेंसलिज्म में बार्नेकुलन व्हेल आ गया और अमेंसलिज्म में हमारा पेनिसिलियम किलिंग बैक्टीरिया आ गया। इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिडेशन की। प्रिडेशन में सबसे पहले क्या याद रखना है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में 1920 में प्रिकली पियर कैक्टस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये क्या हो गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो इतना बढ़ गया कि उसने मतलब जमीन कवर कर दी, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कवर कर दिया। तो उसको खत्म करने की जरूरत थी, तो एक प्रेडेटर को लेकर आए जिसका नाम था कैक्टस ईटिंग मोथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले उनके नेटिव प्लेसेस से कैक्टस ईटिंग मोथ को उठा के लाए और उन्होंने फिर इन्हें खाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रे है, और ये क्या है, प्रेडेटर है। यहाँ पे प्रेडेटर क्या कर रहा है, प्रेडेटर स्पीशीज को कंट्रोल में कर रहा है। तो पहला काम प्रेडेशन का क्या होता है, कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है कौन, प्रेडेटर। क्लियर बात, चलिए प्रेडेशन का समझ में आ गया। दूसरा चलते हैं, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे क्या थी, स्टारफिश पिवाफ्टर प्रेडेटर थे, ठीक है। स्टारफिश पिवाफ्टर थे जो कि प्रेडेटर थे। उनको जब रिमूव किया तो क्या हुआ, वहां पर जो स्पीशीज रह रही थी ना, वो आपस के कंपटीशन की वजह से मर गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। यानी कि सुनिए दोबारा से, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के ऊपर स्टारफिश पिवाफ्टर थी, जब हमने उसको हटाया वो एक प्रेडेटर थी। वो क्या थी, एक प्रेडेटर थी। जब हमने उसको हटाया तो उससे जिनको वो खाती थी वो तो वहीं रह गए ना, स्टारफिश तो वहीं रह गई। अब स्टारफिश आपस में कंपटीशन कर करके एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये क्या हुआ, इसका दूसरा पॉइंट, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। कहीं ना कहीं प्रेडेटर क्या है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर रहा है। प्रेडेटर गायब हुआ तो स्पीशीज भी खत्म हो गई, ठीक है। तीसरा, प्रेडेटर इज प्रूडेंट, यानी कि अगर एक टाइगर को, एक डियर को खाना है, उसको भूख लगी है, तो वो जाएगा 10 डियर में से एक डियर उठाएगा और खा जाएगा। वो प्रूडेंट है, शाना है, बहुत समझदार है, ठीक है। अब अडेप्टेशन की बात कर लेते हैं। प्रे ने भी तो खुद का कुछ फायदा किया होगा, कैमोफ्लेज, खुद का रंग बदल लेते हैं, रंग बदल के रहना। रंग बदलना मतलब अब वो पहचान में ही नहीं आएगा तो पकड़ा कैसे जाएगा। केमिकल डिफेंस, जो मोनार्च बटरफ्लाई था उसका जो कैटरपिलर स्टेज होता है, वो कुछ प्लांट्स पे फीड कर कर एक केमिकल अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से वो डिसटेस्टफुल हो जाता है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं रहता। अब टेस्ट ही नहीं होगा तो उसे कोई खाएगा नहीं, तो ये उसकी अडेप्टेशन हुई। कैलोट्रोपिस क्या करता है, कैलोट्रोपिस जो है अपने अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का, जो कि बहुत पॉइजनस होता है। अब सीधी सी बात है, अगर वो पॉइजनस है तो कोई उसे क्यों खाएगा, ग्रेवर्स ब्रोवर्स क्यों आके खाएंगे, नहीं खाएंगे। और बल्कि हमारे उसे फायदा भी होता है, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रेचिन, ओपियम, ये सब हमें मिलता है, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस हो गया। अकेशिया कैक्टस क्या करते हैं, खुद में कांटे निकाल देते हैं। अब कांटे निकाल दिए, मोर्फोलॉजिकल डिफेंस हो गया, प्रेडेटर नहीं आएंगे भाई, ठीक है। प्रेडेटर नहीं आएंगे, नहीं खाएंगे उन्हें, तो प्रे ने भी खुद का फायदा किया। तो प्रे के हमें 4 एग्जांपल याद रखने हैं। कंपटीशन पे चलते हैं। पहली बात, कंपटीशन में क्या याद रखना है कि कंपटीशन इज द पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमें क्या लगता है, सिर्फ रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट करती है, नहीं। नॉट ओनली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट, अनरिलेटेड स्पीशीज भी कम्पीट करती है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखोगे, हमें लगता है कि क्या रिसोर्सेज जब लिमिटेड होंगे तभी लड़ाइयाँ होंगी, नहीं। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं लड़ाइयाँ तब भी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 3 जनों की बात करते हैं। देखिए 3 जनों से पहले एक और एग्जांपल सुन लीजिए। देखिए क्या था कि गैलापागोस आइलैंड के ऊपर एबिंगटन टॉर्टवाइस थी और गोट्स थी, ठीक है। इन दोनों को खाना था, दोनों का खाना सेम था, लेकिन ये धीरे धीरे खाता था, ये जल्दी जल्दी खाती थी। अब गोट्स जल्दी जल्दी खाती थी, वो तो सर्वाइव कर गई, ये खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए। बात समझ में आई, ये कॉम्पिटिटिव हो गया, ठीक है। अब 3 जनों की बात करते हैं, कॉनेल, गोस एंड मैकार्थर। कॉनेल ने क्या कहा, कॉनेल ने कहा जब सुपीरियर और इन्फीरियर 2 टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होंगी तो सुपीरियर इन्फीरियर को एक्सक्लूड कर देगा, जैसे कि बैलेनस ने कैथेलमस को कर दिया, ठीक है। गोस ने क्या कहा, गोस ने कहा जब सुपीरियर इन्फीरियर दोनों मौजूद होंगे तो वो एक्सक्लूड नहीं करेगा, वो एलिमिनेट ही कर देगा, ठीक है। लेकिन मैकार्थर ने बिल्कुल अलग बात कही। मैकार्थर ने कहा भाई अगर समझदारी से काम लिया जाए तो 4 से 5 स्पीशीज भी इकट्ठे रह सकती है। जैसे कि वार्बलर्स की रह रही है एक पेड़ के ऊपर, ये क्या करते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं, तू ये खा ले, मैं वो खा लेता हूँ, तू सुबह खा ले, मैं शाम को खा लेता हूँ, इस तरीके से डिसाइड करके ये सब सर्वाइव कर रहे हैं। तो को एक्सटिंक्शन की बात, को एग्जिस्टेशन की बात की इन्होंने, कि को एग्जिस्ट भी कर सकती है, मैकार्थर ने बात की। पैराफिटिज्म की बात करते हैं। पैराफिटिज्म में आपको क्या याद रखना है, पैरासाइट्स होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्टोपैरासाइट जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे रहती है और एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहती है। एक्टो का एग्जांपल क्या है, लाइस ऑन ह्यूमन, स्टिक्स ऑन डॉग, बहुत सारी मेराइन फिशेज हैं, कफकटा है पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। और एंडोपैरासाइट के एग्जांपल क्या है, लीवर, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल याद रखना है, ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, कोयल और कौआ, कोयल और कौआ के बीच में है, ये कुकू एंड क्रो के बीच में है। इसमें क्या होता है, कोयल क्या करती है, बहुत चालाकी से क्रो के नेस्ट में जाके अपने अंडे रखाती है। क्रो को लगता है ये मेरे जैसा अंडा है, मेरा ही अंडा है, वो उसको बचा के रखता है पूरे टाइम तक, उसकी
प्रोटेक्शन करता है, और बाद में उसमें से निकलता क्या है, कोयल। तो कोयल ने क्या की, ब्रूड पैरासिटिज्म की, यानी कि उसको क्रो को पता भी नहीं लगा और फायदा लेकर चली गई। कमेंसुअलिज्म की बात करते हैं, एक का फायदा एक का कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके एग्जांपल क्या है, ऑर्किड मैंगो, बार्नेकल व्हील, कैटल ईगलेट, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। अब इसमें समझो बार्नेकल एंड व्हील का एग्जांपल ले लेते हैं। वे क्या है, बड़ी सारी व्हेल है, वो जब भी खाना खाती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल पानी में आसपास फैल जाते हैं। अब वो आसपास फैले हुए पार्टिकल्स को व्हेल के ऊपर बैठा बार्नेकल खा लेता है। क्या व्हेल को कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या व्हेल का खाना कम हुआ? नहीं, लेकिन बार्नेकल का फायदा हो गया, यानी कि एक का फायदा एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं। म्यूचुअलिज्म, लाइकन्स, एल्गी ने फंगस को खाना दिया, फंगस ने उसको शेल्टर दे दिया। माइकोराइजा, फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में होती है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं। प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, प्लांट क्या करते हैं, अपनी पॉलिनेशन करवाने के लिए एनिमल्स को बदले में क्या देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, यानी कि क्या देते हैं, जूस, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, ये सब कुछ देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। इसका एक और एग्जाम्पल क्या है, फिग एंड वास्प का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। क्लियर इतनी बात? अच्छा, इसके अंदर ये याद रखिएगा कि जो मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफिरस होता है वो सेक्सुअल डिसीट करता है, यानी कि उसके जैसा दिखता है, उसकी फीमेल के जैसा दिखता है, तो वो अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर आता है, मेल भी उसके ऊपर आता है और उसके ऊपर चिपक जाते हैं सारे पॉलन्स और उसकी पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर के चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, यस, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में क्या याद रखना है, तो इकोसिस्टम टर्म दी थी एजी टांसले ने। किसने दी थी? एजी टांसले ने। फादर कौन है? रामदेव मिश्रा। इकोसिस्टम जो होता है उसके कंपोनेंट दो हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। लिविंग में कौन हो गया, खाना बनाने वाला प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर पे कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूमर जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाते हैं, जो कि हार्बीवोर हो गए। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो फिर हार्बीवोर को खाते हैं, यानी कार्निवोर हो गए, प्राइमरी कार्निवोर हो गए। ठीक है, एंड टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कार्निवोर हो गए। बात समझ रहे हो? ठीक है, और डिकम्पोजर कौन है, जो डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रोफ हो गए सारे। एबायोटिक में कौन आ गए, सारे नॉन लिविंग फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सोइल, न्यूट्रिएंट, ये सब क्या है, एबायोटिक। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, नेचुरल जो भगवान ने दिए हैं, आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं। नेचुरल में जमीन वाले टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या आ गए, डेजर्ट्स आ गए, ग्रासलैंड आ गए, फॉरेस्ट आ गए। एक्वेटिक में क्या आ गया, पोन्ड, लेक आ गया, समुद्र आ गए। ठीक है, आर्टिफिशियल में जो हमने बनाए हैं, जैसे कि क्रॉप फील्ड हो गए, एक्वेरियम हो गए, गार्डन्स हो गए, पार्क्स हो गए, ये हमने बनाए हैं, ये मैन मेड है। ठीक है, इसके बाद इकोसिस्टम के बारे में क्या बात करेंगे, देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है स्पीशीज की अलग अलग लेवल पे, उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, सबसे नीचे मैं हर्ब्स को रख देती हूँ, हर्ब्स की हाइट छोटी होती है, फिर उसके ऊपर मैंने श्रब्स को रख दिया, उनकी हाइट और बड़ी होती है, फिर मैंने ट्रीज को रख दिया, ठीक है, उनकी हाइट और बड़ी होती है। तो ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करते हैं, जिसपे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एक एक करके इसी की बात करेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्शरी कंज्यूमर क्या है, मैंने बता दिया। प्रोड्यूसर जो खुद का खाना खुद बनाता है, उसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट पे ग्रो कर रहा है तो उसे हार्बीवोर बोल देते हैं, और बाकी सब क्या है, ये कार्निवोर है। ठीक है, ये पहला कार्निवोर, फर्स्ट प्राइमरी कार्निवोर हो जाएगा, ये टॉप कार्निवोर बोल लो इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए प्रोडक्टिविटी पे चलते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है भाई, कुछ भी नहीं, दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सोचो। प्रोडक्टिविटी मतलब कोई भी चीज बनाना। अब इसमें तीन टर्म्स आती है, जीपीपी, एनपीपी, दो ही बातें आती है मेन तो। ठीक है, देखिए टोटल फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से टोटल जितना खाना बना है वो है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्लांट ने बनाया होगा तो प्लांट ने जो खाना बनाया है उसे क्या बोलेंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उस खाने में से, उस खाने को कौन खाएगा, प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर खाएगा। अब हर्बीवोर जो एनर्जी लेगा वो क्या होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कि प्लांट्स ने जो खाना बनाया वो प्लांट्स ने खुद ने यूज किया, बचा हुआ हार्बीवोर्स को दे दिया, तो बचा हुआ क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और खुद ने जो यूज किया वो क्यों किया होगा, रेस्पिरेशन करने के लिए ना, एनर्जी उसकी वहीं तो लगती है। तो क्या हुआ, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर रेस्पिरेशन लॉस हटा दोगे तो एनपीपी आ जाएगा। ये लगा लो, 2026 का पक्का क्वेश्चन है, ये 2026 का पक्का क्वेश्चन है, ये मार्क करके रख लो। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी की यूनिट आपको याद रखनी है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये जो है ये भी ये मान के चलो 2026 में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएसपी क्या है, अब एनपीपी के अंदर जो एनर्जी आई वो खुद यूज करेगा एनर्जी लॉस के फॉर्म में, और बाकी जो सेकेंडरी कंज्यूमर को दे होगा वो क्या हो गया, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बात समझ में आई। उसके बाद क्या याद रखना है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो थी बायोस्फीयर की वो 170 बिलियन टन है, उसमें से 55 बिलियन टन तो ओशियंस की है और बाकी बची हुई लैंड की। डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। हमें पता है डिकम्पोजिशन क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर का टूटना, उसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। मान लो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया। अब पत्ता
पत्ता छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन। अब ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इसमें कुछ इनसोल्यूबल पार्ट होगा और कुछ सोल्यूबल पार्ट होगा। सोल्यूबल पार्ट मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी के थ्रू। इसी प्रोसेस को बोलेंगे लीचिंग। क्या बोलेंगे? लीचिंग। दूसरी प्रोसेस, जो इनसोल्यूबल पार्ट है उसके ऊपर फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे और उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं पड़े 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 धीरे धीरे क्या होगा? डार्क अमorphous सब्सटेंस बन जाएगा। इसे ह्यूमस बोलते हैं। तो प्रोसेस को बोल देंगे ह्यूमिफिकेशन। क्या बोल देंगे? ह्यूमिफिकेशन। अब ये जो ह्यूमस पड़ा 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 धीरे धीरे सोइल में एंटर कर जाएगा मिनरल की फॉर्म में, इसी को बोलेंगे मिनरलाइजेशन। तो ये डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप है। नीट 2026 में लगा के चलो, ये आ सकता है पूरा पूरा डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप। पहला क्या है? फ्रेगमेंटेशन। पहला क्या है? ये देखिए, पहले अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिज्म ने फ्रेगमेंटेशन किया, फिर क्या हुआ? कुछ सोइल में चला गया, कुछ आगे डिकम्पोज होने के लिए रह गया, अल्टीमेटली सोइल से वो मिनरल की फॉर्म में ट्री के पास चला गया, डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन पे किस किस का इफेक्ट पड़ता है? तो टेम्परेचर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन, इन सब का डिकम्पोजिशन पे इफेक्ट पड़ता है। लार्जली डिकम्पोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद रखना है, अगर डेट्राइटस के अंदर लिग्निन काइटिन ज्यादा होगा तो धीरे डिकम्पोजिशन होगा, जबकि अगर उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर सोल्यूबल वेस्ट, शुगर्स ये होंगी तो वो जल्दी होगा। ठीक है, चलिए, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट डिकम्पोजिशन को फेवर करता है और लो टेम्परेचर एनारोबिक एनवायरनमेंट डिकम्पोजिशन को फेवर नहीं करता। एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो इसका ये मान के चलिए, सन से जितनी भी एनर्जी मिलती है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सन से जो 50% एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? पार होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है, यानी जो प्लांट ले सकते हैं। सन की टोटल एनर्जी का 50% प्लांट के लिए पॉसिबल होता है लेना। उस 50 में से सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट लेते हैं। तो प्लांट के अंदर क्या एनर्जी आई? सन के 50% की 2 से 10% आई। ठीक है, या पार की 2 से 10% प्लांट के अंदर आई, और प्लांट फिर आगे हर लेवल पे 10% एनर्जी पास करते हैं। प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर पे 10%, प्राइमरी कंज्यूमर आगे 10%, आगे 10%। तो इसी को बोलते हैं 10% लॉ, लिंडेमैन ने दिया था। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो यही बात लिखी हुई है सारी। ठीक है, एक लाइन याद रखिएगा, इकोसिस्टम जो होता है वो सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करता, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। ये आपको याद रखना है। अब फूड चेन की बात कर लेते हैं। जब हम एक बंदा दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तीसरे चौथे को खा रहा है, जब एक सीरीज में इसे लगा देते हैं उसी को फूड चेन बोलते हैं। अब फूड चेन 2 टाइप की है, एक है ग्रेजिंग फूड चेन और एक है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग में प्लांट प्रोड्यूसर होता है, डेट्राइटस में सबसे ऊपर कौन होता है? डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है मेजर होती है। ठीक है, मेजर रोल अदा करती है। टेरेस्ट्रियल में डेट्राइटस मेजर काम करती है। फूड वेब क्या है? जब फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाए उसी को फूड वेब कहते हैं। हर एक लेवल जो है उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। यानी कि ये क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इस तरीके से चलेगा ये। आते हैं स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? ड्राई वेट ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल पे जो ड्राई वेट है उसी को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ये आपको याद रखना है। 10% लो की मैंने बात कर दी, 10% एनर्जी फ्लो करती है, ये हमने बात कर ली। इकोलॉजिकल पिरामिड बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 3 तरीके की पिरामिड्स है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये तो आप याद कर लेना, तीनों याद कर लेना। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? देखो, आपको हमेशा याद रखना है एनर्जी का पिरामिड हमेशा 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 अपराइट होता है। नीट का 26 का क्वेश्चन मान के चलो इसको। ठीक है, नंबर का पिरामिड अपराइट जनरली होता है, जनरली। बायोमास में टेरेस्ट्रियल अपराइट होता है, एक्वेटेड इन्वर्टेड होता है। टेरेस्ट्रियल अपराइट होता है, एक्वेटिक इन्वर्टेड होता है। अभी के लिए मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक इन्वर्टेड होता है, वो भी बायोमास का, बाकी सब अपराइट है, ये मान के चलो। और जो ऑलवेज हुआ है वो एनर्जी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पिरामिड्स भी खत्म। अब आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया, एक हमने कर लिया, सारी बात कर ली, ये हो गया चैप्टर खत्म। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अच्छा, उससे पहले एक लाइन रह दो, देख लो, सेप्रोफाइट्स को इकोलॉजिकल पिरामिड में जगह नहीं दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर आ गया बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चलिए, यस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में कुछ भी नहीं है, रेक्टिफिकेशन वाली चीजें हैं, 5 मिनट में खत्म करते हैं। देखिए, इतना याद रखना है, स्पीशीज की वैल्यू याद रख लो पहले तो। एंड्स की 20,000 से ज्यादा है, बीटल्स की 3 लाख से ज्यादा है, 28,000 से ज्यादा फिशेज हैं, 20,000 से ज्यादा ऑर्किड्स है। सिंपल। बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप की डाइवर्सिटी है, जेनेटिक, स्पेशियल एंड इकोलॉजिकल। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पीशीज किस में आती है? स्पेशल डाइवर्सिटी में। जब हम जीनस की बात करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या याद रखना है आपको? इसमें आपको याद रखना है कि राइस की वैरायटी कितनी है? 50,000। ठीक
ठीक है। मैंगो की कितनी है 1000, ठीक है। ये हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात की गई। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या कहते हैं कि वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियन है वो ज्यादा है ईस्टर्न घाट के मुकाबले, ये बात आपको याद रखनी है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कुछ भी नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे टाइप के एनवायरमेंट्स है, तो इंडिया में अच्छी खासी डाइवर्सिटी मिलती है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे वगैरह, ठीक है। चलिए उसके बाद IUCN के डाटा पे आ जाते हैं। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। IUCN क्या कहता है कि प्लांट और एनिमल की आज तक 1.5 मिलियन जो स्पीशीज की वैरायटी है वो डिस्क्राइब कर दी गई है। कुछ लोग कहते हैं 20 मिलियन, कोई कहता है 50 मिलियन। रॉबर्ट मे ने बोला कि स्पीशीज डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन है, ठीक है, जिसमें से मोर देन 70% क्या है? एनिमल्स हैं, ठीक है। मोर देन 70% क्या है? एनिमल्स। स्पीशीज के मोर देन 70% एनिमल्स है और एनिमल्स में भी 70 से ज्यादा इंसेक्ट है। ये बात इन्होंने बोली रॉबर्ट मे ने, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैसे याद रखोगे? आई एम क्रस्ट, इनवर्टिब्रेट्स में आई एम क्रस्ट सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट, देन मोलस्क, देन C4 क्रस्टेशियन, फिर तो आप समझ ही जाओगे बचे हुए, ठीक है। FM ब्रा फिश, उसके बाद मैमल्स, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियन, ऐसे याद रखना है। FM ब्रा, फिर FM माला यानी कि फंगस, मोसिस, फर्न्स, एलाइव्स, एंजियोस्पर्म्स, लाइकन्स, एल्गिन, FM फाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, उसके बाद क्या बताया है? इंडिया का जो है वर्ल्ड में इंडिया 2.4% लैंड कैरी करता है और उस 2.4% सिर्फ इतने से परसेंट में भी वर्ल्ड की स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर देखोगे तो 8.1% है। इसीलिए इंडिया को 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में गिना जाता है, ठीक है। नियरली 45,000 स्पीशीज प्लांट की है और उससे डबल एनिमल्स की है। और रॉबर्ट मे की बात को सुनोगे तो वो कहता है कि अभी तक टोटल स्पीशीज का सिर्फ 22% खोजा गया है, बाकी तो खोजा ही नहीं गया, ये बोलता है रॉबर्ट मे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चलते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। पहली बात इससे आपको क्या याद रखनी है? किसने दिया? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। इन्होंने सिंपल सी बात बोली, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा स्पीशीज, यानी स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली का साइन हटा के C लगा दिया। क्या लगा दिया? C क्या है? इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब ये लोग की वैल्यू दी हुई है, लोग में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है log S इक्वल टू log C प्लस Z होगी, ठीक है। S क्या है? स्पीशीज डिस्टेंस, A क्या है? एरिया, Z क्या है? स्लोप, C क्या है? Y। Z जो होता है छोटे एरिया के लिए 0.1 से 0.2 होता है, बड़े एरिया पे चला जाओगे तो 0.6 टू 1.2, और अगर हम फ्रूजीवोरस की बात करेंगे तो ये 1.5 तक चला जाता है, 1.15 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेविड टिलमन की बात करते हैं। टिलमन ने क्या कहा? मोर स्पीशीज, जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ही कम ईयर टू ईयर वेरिएशन होंगी, उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, यानी जितनी ज्यादा स्पीशीज उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, स्पीशीज जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए जी, पॉल एलरिच ने क्या कहा? इन्होंने रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस दी। इन्होंने कहा जैसे एक एयरप्लेन है उसी को इकोसिस्टम मान के चलो, हमारा इकोसिस्टम एक एरोप्लेन जैसा है और उसके अंदर जितनी कीलें लगी हुई हैं वो हमारी स्पीशीज है। अब जैसे जैसे कीलें जो हैं उतरती जाएंगी, स्पीशीज उतरती जाएंगी, और अब सीधी सी बात है ना, कीलें उतरती जाएगी एरोप्लेन खराब हो जाएगा, वैसे ही स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जाएगी, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो अगर चली गई तो इकोसिस्टम जल्दी खराब हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से एरोप्लेन की अगर नॉर्मल कोई नट निकाल दो और एक सीधे पंख का ही निकाल दो तो एरोप्लेन पूरा ही बिगड़ जाएगा ना। तो बस जो वो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, जो विंग्स की रिवेट्स हैं, वो की स्पीशीज हैं, अगर वो गई तो इकोसिस्टम जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर देते हैं। IUCN ने 2004 में रेड लिस्ट दी थी। उन्होंने कहा क्या 784 एक्सटिंक्शन हो चुकी है, जिसमें से ये वर्टिब्रेट है इतने ये, ठीक है। उसमें कौन कौन आता है? डोडो आता है, क्वागा, थाइलेसीन, स्टेलर सीकाओ, बाली जवान कैस्पियन। डोडो मॉरिशियस का है, क्वागा अफ्रीका का है, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया का है, स्टेलर सीकाओ रशिया का है, बाली जवान और कैस्पियन ये टाइगर है हमारे, ठीक है। ये बात बताई थी। लास्ट 20 ईयर्स के अंदर 27 स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या बात की हुई है? इविल क्वार्टेट की बात करते हैं। इविल क्वार्टेट मतलब क्या कारण है इन चीज़ों के? तो आपको याद रखना है इनके कारण है हैबिटेट लॉस, जिसके अंदर डिफोरेस्टेशन, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, ओवर एक्सप्लोइटेशन, हंटिंग एंड पोचिंग, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, लंटाना वायरस इसका एग्जाम्पल है, को एक्सटिंक्शन, होस्ट पैरासाइट रिलेशन। अब इसका मतलब समझो, हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए लैंड खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, ठीक है। पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारी अर्थ पे 14% हिस्सा कवर करते थे, लेकिन आज 6% भी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया? हैबिटेट लॉस करवा दिया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हमारे लंग्स ऑफ द प्लेनेट है, हमने उनको काट के सोयाबीन उगा दी वहाँ पे,
ठीक है। बीफ कैटल के लिए ग्रेजिंग एरिया बना दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हैबिटेट क्लोज करवा रहे हैं, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में काट रहे हैं बड़ी बड़ी लैंड्स को, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लॉस क्या है, बायोडाइवर्सिटी का है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो वो क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है, मर रही है स्पीशीज, एक्सटिंक्शन हो रही है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, कुछ भी उठा के ले आते हैं कि हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमें नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि नील पर्च है, ठीक है, उन्होंने 200 स्पीशीज ऑफ किल्ड फिशेस को खत्म कर दिया। कैरेट ग्रास है, पार्थीनियम, लंटाना है, वाटर हायसिंथ है, सब सुंदरता के लिए लाए थे। और आजकल जो चला हुआ है कैरियस गर्गीपेनस, ठीक है, ये हो गया। को एक्सटिंक्शन मतलब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे डिपेंड करती है कहीं ना कहीं, तो एक स्पीशीज गायब होगी तो दूसरी अपने आप धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो ये को एक्सटिंक्शन है, एक के ऊपर दूसरा निर्भर है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। दो बातें हैं, नैरो यूटिलियरियन यानी जो हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन सब पे हम डिपेंडेंट है। ब्रॉडली मतलब नेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। एथिकल मतलब अगर ये सोच रहे हैं जो हवा जो पानी हमें आज मिल रहा है वो हमारी अगली जनरेशन को भी मिले, वो एथिकल आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। कंजर्वेशन दो टाइप की होती है, इन सिटू, एक्स सिटू। इन सिटू मतलब नेचुरल हैबिटेट में रखना, और एक्स सिटू मतलब बाहर रखना, ठीक है। इन सिटू क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट में रखना, एक्स सिटू मतलब आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। इन सिटू में कौन आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, और एक्स सिटू में कौन आ गया, जू, सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन्स। 2026 का क्वेश्चन है, ये 2026 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सिटू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स सिटू, इस तरीके से। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14, नेशनल पार्क कितने हैं, 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 448, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेक्रेड ग्रूव्स का एक एग्जांपल याद रखना। सेक्रेड ग्रूव्स कौन कौन सी है, खासी एंड जैंतना हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपको सेक्रेड ग्रूव्स याद रखनी है। लास्ट चीज, दो बातें आपको याद रखनी है कि अर्थ समिट कब हुई, 1992 में, कहाँ हुई, रियो डी जेनेरियो में, क्यों हुई, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, अर्थ समिट 1992 में, रियो डी जेनेरियो में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरी, वर्ल्ड समिट 2002 में, कहाँ, साउथ अफ्रीका में, क्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। चैप्टर खत्म, यूनिट खत्म, पैसा हजम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।